नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। कल शाम इजरायली वॉर प्लेन्स ने कतर की राजधानी दोहा पे हमला किया। 15 प्लेन्स इसमें शामिल थे। 10 मिसाइल्स जो हैं या म्यूनिशंस जो हैं वो मारे गए। और वहाँ जो पॉलिटिकल ऑफिस है हमास का, जहाँ पे हमास के वो पॉलिटिकल लीडर जो एग्जाइल में रहते हैं और जहाँ उनकी मीटिंग जो है वो होने वाली थी, उस पर उन्होंने हमला किया। और उस हमले में हालांकि अभी तक तो जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो टॉप लीडरशिप है वो तो बच गई है, लेकिन उसमें 5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें से जिहाद लबद जो अभी जो डॉक्टर खलील अल हैया हैं, यानी जब सिनवार के मरने के बाद हमास की जो पूरी लीडरशिप है उसमें 5 लोगों का एक ग्रुप है जो लीडरशिप को तय करता है, यानी कोई अभी हेड नहीं है टेक्निकली। तो उन लीडरशिप ग्रुप में जो सबसे सीनियर है खलील अल हैया, उनके जो ऑफिस के डायरेक्टर हैं उनकी मौत हो गई। साथ में उनके बेटे हुमान अल हैया की मौत हुई है। और 3 जो साथ में स्टाफ होते हैं, इसमें अब्दुल्ला अब्दुल वहीद, मामून हसौना और अहमद अल ममलूक जो हैं, इनकी हत्या जो है वो कर दी है इसराइल ने। हालांकि टारगेट जो था वो क्विंटेट था, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 5 लीडर्स थे। अभी तक जो हमास की तरफ से बयान आया है उनके पॉलिटिकल ऑफिस की तरफ से, उनके हिसाब से उनकी मौत जो नहीं हुई है वो बाल बाल बच गए हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की जा सकती। कल मैं कमेंट्री कई जगह पढ़ रहा था इसकी कि इसको किस तरह से देख रहे हैं लोग। ये अटैक जो है अमेरिका की मदद से हुआ, अमेरिका की सहमति से हुआ और अमेरिका के एक्टिव पार्टिसिपेशन से हुआ। अमेरिकी जो हैं वो बेसिकली पब्लिक फेस ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। एंड दे वार्नड, वो कह रहे हैं कि हमने फ़ोन करके वार्न किया था उनको कि हमला होने वाला है। कतर ने उसको रिजेक्ट किया है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि जब वो कॉल आया उधर से, यानी जब वो कॉल अमेरिका से आया, तो जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो ऑलरेडी हमले हो रहे थे, उनको धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। तो जो ये पब्लिक झूठ अमेरिका जिस तरह से बोलता है या उसके स्पोक्स पर्सन जिस तरह से बोलते हैं, उसका एक नया जो है ये मुजाहिरा है। इसमें नाटो के दूसरे एलिमेंट भी शामिल थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रॉयल एयरफोर्स यानी जो ब्रिटेन का एयरफोर्स है, यूके का, उनका एयरबस KC-3 वॉयजर जो उनका बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग प्लेन होता है, वो सर्कुलेट कर रहा था दोहा के अराउंड उस वक्त। हालांकि वहाँ पे एक अमेरिकन बेस है और जिसपे कई अमेरिकन प्लेन्स और ये ब्रिटिश प्लेन्स भी कभी कभी लैंड करते हैं। तो वो उनका रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त पे और दोहा के अराउंड में ही सर्कुलेट करना ये बताता है कि ये इसमें ये मुलव्विस थे। अच्छा कई चीज़ होती है बड़ी हास्यास्पद होती है। सीरिया के पूरे क्राइसिस को अंजाम देने में कतर का बहुत बड़ा हाथ था। इसराइल और अमेरिका की बिडिंग को करते हुए कतर ने ये स्टेबलाइज किया और आज सीरिया जो है उन लोगों के हाथ में है जो इसराइल के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, जिसमें जिसको कतर का ब्लेसिंग भी है। और ये इतनी हास्यास्पद बात है कि मतलब मैं क्या बताऊं कि जब ये प्लेन्स वहाँ अटैक करने के लिए गई कतर में, जब वहाँ से वो लौट रही थी प्लेन्स, जब कतर से प्लेन लौटी है तो वो प्लेन जो है उसने रिफ्यूलिंग किया है सीरिया के ऊपर। अगर पुरानी हुकूमत होती और वहाँ पे उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते तो कभी भी ये जो टैंकर्स हैं, एयर टैंकर्स हैं, वो सीरिया के जद में यानी उसके बाउंड्री के अंदर में उसके एयर स्पेस में ये हिम्मत ना करते कि वो प्लेन को रिफ्यूलिंग करते, क्योंकि टैंकर्स बड़े होते हैं, इनको मारना आसान होता है। और यही रीज़न था कि जब ईरान पे इन्होंने हमला किया तो वो इतनी आसानी से हमला इसलिए क्यों कर पा रहे थे क्योंकि जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स ईरान ने रखे थे सीरिया में, वो जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसमें जो सुन्नी जिहादी थे उन्होंने या तो उस पर कब्जा कर लिया या उस जो कन्फ्यूजन में इराक वहाँ पे इसराइल ने हमला करके वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आज वही एयर स्पेस कतर के ऊपर हमला करने के लिए यूज किया गया। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने की कि वो देखें, एज एन इंटरनेशनल ब्रोकर अमेरिका की साख जो है परमानेंटली खत्म हो गई है। ये दूसरी बार है, दूसरी बार नहीं तीसरी बार है। इनफैक्ट जब पहली बार पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में
हत्या की गई थी कासिम सुलेमानी की, तो उसमें भी ये मैसेज भेजा गया था कि आप इराक आइए और इराक फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ आप बातचीत करिए और हमारे कुछ प्रपोजल्स हैं कि हम हमारे ट्रूप्स पे हमला ना हो, यानी ये जो इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट जो फाइट हो रही थी उसको लेके। उस इनविटेशन पे कासिम सुलेमानी इराक गए थे और वहाँ उनकी हत्या की गई थी। तो ये पहली बार अमेरिका ने उस वक़्त किया था। फिर उसके बाद अभी आपने देखा जो किस तरह ईरान के साथ नेगोशिएशन का ड्रामा करके वो हमला जो है वो अंजाम दिया गया और अब ये तीसरी बार है। तो इससे ये होता है कि अमेरिका का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर का यानी वो इमेज जो है कंप्लीटली ध्वस्त हो गई है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर जो होती है वो अनरावल करती है। वो धागे जो है ना, वो जब आप पुराने ज़माने के जो स्वेटर आते थे ऊन के ना, जब उसके उसको आप खींचते हैं ऊन को, तो वो जिस तरह से अनरावल होती है ना, वो अपने आप में एक शो होता है। तो वो अनरावलिंग का शो हम अपने आँख के सामने देख रहे हैं। जो अमेरिका का डिक्लाइन है ये परमानेंट होता जाएगा, इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करेगा, इनके साथ डील बनाने के लिए कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट हम इस हफ्ते एक और आपके पास एपिसोड लेके आएंगे कि कैसे जो यूरोपियन यूनियन के साथ इसने अभी ट्रंप ने डील की थी वो ऑलरेडी अनरावल हो रही है। प्रोटेस्ट वहाँ पे उसको लेके होने शुरू हो गए। एक और चीज़ कुछ कमेंटेटर्स ने यहाँ पे बात कही कही कि ये ट्रंप से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, ये अमेरिकन फॉरेन उसका यानी उसके फॉरेन पॉलिसी का अब ये हिस्सा बन चुका है। और उसका एग्जाम्पल वो देते हैं, त्रिता पारसी बहुत बड़े एनालिस्ट हैं अमेरिका में, क्विंसी इंस्टीट्यूट के। तो उन्होंने एक आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं उनका वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने एक बात कही और एक बात बताई जिसका मुझे पता नहीं था और ये बात मुझे आज पता चली है कि वो कह रहे थे कि ईरान के साथ जब बाइडन निगोशिएशन कर रहे थे तो उस जमाने में भी बाइडन ने ईरान को निगोशिएशन में ये कहा था, ईरान ने कहा था कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि कल आप नहीं रहेंगे और ये डील जो है वो रहे। तो बाइडन ने बड़ा प्राउडली कहा था कि प्राउडली स्टेटेड इन टॉक्स विथ ईरान दैट सिंस अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी फ्यूचर प्रेसिडेंट्स आर नॉट बाउंड बाय एग्रीमेंट्स ऑफ द करेंट यूएस प्रेसिडेंट। खुद ही कह रहे हैं कि चूंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है तो फ्यूचर के प्रेसिडेंट जो हैं वो करंट प्रेसिडेंट के किसी भी डील से वो बाउंड नहीं है, उसको लेके आप उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो त्रिता ने इस पे एक अपना वक्तव्य दिया था, उसने लिखा है कि नॉट ओनली इट इज लाफेबल बट एन एक्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ अनट्रस्टवर्दीनेस। वो कह रहे हैं कि ये जो तर्क है ये सिर्फ लाफेबल ही नहीं है, ये हास्यास्पद ही नहीं है, ये बेसिकली बेईमानी को सेलिब्रेट करने का, बेईमानी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम बेईमानी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ओवरऑल अमेरिका की इमेज इसमें बनी है, इसके अलावा उसकी इमेज जो जीसीसी जो पर्शियन गल्फ के कंट्री हैं उसमें भी उसको अब ये परमानेंट धक्का लग गया है। क्योंकि देखें इतने साल से अमेरिका को ब्राइब करके, अभी ब्राइब किया ना उसके डोनाल्ड ट्रंप को एक एयरबस दे के ब्राइब किया अभी कतर ने। और अगर इतनी ब्राइबिंग करके, इतनी चाटुकारिता करके अमेरिका ट्रस्टवर्दी अगर आपका नहीं है तो ये सारे जो अब जीसीसी कंट्रीज हैं ये उनको संदेश चला गया है कि अब वो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन कतर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। एक छोटा देश जो अपने औकात से ज़्यादा हाथ मारता है उसके साथ अल्टीमेटली यही होता है। पूरा का पूरा सीरिया क्राइसिस जो है इसका किया हुआ है, इनका फंड किया हुआ था और उनको ये लग रहा था कि जब सत्ता गिर गई वहां पे असद की तो उनको लगा कि ये सुपर पावर बन गए हैं। एक रात में इनकी मतलब 2 महीने के अंदर में इनको इनकी औकात जो है वो बता दी गई। पहले ईरान ने अल उबैद एयरबेस पे हमला किया जो वहाँ अमेरिका का एयरबेस है, चले उसके लिए आप 1 मिनट के लिए कह सकते हैं कि वो अमेरिका का बेस था। लेकिन अब इसराइल ने दोहा में उनके गेस्ट जो कतर जो हमास पॉलिटिकल ऑफिस के लीडर्स थे उस पर हमला अभी इन्होंने किया है। तो ये जो सारा का सारा इन्होंने अपना एक इमेज बनाया था वो ध्वस्त होता गया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड के एलिमेंट्स हैं यानी इनकी आइडियोलॉजी से जो मुतासिर लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ा तबका भारत में, आपको याद होगा कि जब हमला करके हमास के चीफ को मारा गया था तेहरान में, उनकी हत्या की गई थी,
तो उस ज़माने में मैंने देखा था कि काफ़ी लोग ये चीज़ लिख रहे थे, ख़ासकर इंडिया में जो उस माइंडसेट के सुन्नी हैं जो वो ये लिख रहे थे कि इसमें ईरान जो है वो मुलव्विस है और ईरान ने जानबूझ के मरवाया है और ईरान ने ये किया है और हिज़्बुल्लाह ने इनके दूसरे लीडर को मरवा दिया वहाँ पे और तमाम चीज़ें। हालाँकि खुद ईरान के लीडर सारे मारे गए, बहुत सारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो मारे गए, हिज़्बुल्लाह के तो चीफ ही मारे गए और तमाम और लोग मारे गए। लेकिन ये जो फ़िरका परस्ती, ये जो तकफ़ीर का जो ये कीड़ा है, वो इस तरह से घर कर चुका है कि वो इंटरप्रेट इस अपने जो उनका जो तकफ़ीर की उनकी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि कतर तो तुम्हारा ही है, कतर तो मुस्लिम ब्रदरहुड ही है और वहाँ पे उनको जो है तमाम जो मुस्लिम ब्रदरहुड के फिगर्स हैं उनको होस्ट किया जाता था, करज़ावी से लेके सब लोगों को। आज क्या हो गया? आज क्यों उस पे हमला हुआ उनके हेडक्वार्टर पे? आज क्यों लोग मारे गए? तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी सबक वो जो तकफ़ीरी एलिमेंट्स हैं सुन्नियों के, उनके लिए भी है कि ऑफ द कफ रिमार्क जो है वो ना दिया जाए। जहाँ तक कतर का सवाल है, अब उसके लिए उसकी अपनी सुरक्षा जो है वो मुश्किल हो गई है। इसलिए मुश्किल हो गई है कि अगर उसके नेशनल बाउंड्री के अंदर में जो अमेरिकन बेस है, उस पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई थी, जिन सरफेस टू एयर मिसाइल्स को रोकना था कोई भी हमले को। न तो वो ईरान के हमले को रोक पाया और इज़राइल का तो उसने साथ ही दिया। तो अब कतर को ये बैठ के सोचना होगा कि उनका जो ये स्टेप है, तो यहाँ से 2 रास्ते कतर के लिए बनते हैं। पहला रास्ता तो ये बनता है कि वो और गुलामी में चला जाए, यानी वो एक्सपेल कर दे हमास के पॉलिटिकल लीडर्स को और वो जो है वहाँ से चले जाएँ। हालाँकि फिर किस देश जाएँगे ये भी बड़ा मुश्किल है, ईरान ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय उनके पास नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि फिर एक अल्टरनेटिव रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो कतर बिल्ड करे, एक्टिवली बिल्ड करे, फंड करके बिल्ड करे, पैसा है उसके पास जिसके कारण वो फंड कर सकता है और उसके पास लेवरेज भी है। ये ना भूलें कि अभी जब रशियन गैस और रशियन ऑयल जो है वो बैन है लार्जली यूरोप में और दुनिया के और जगहों पे, तो ये बहुत बड़ा सप्लाई जो है वो कतर करता है। तो कतर के पास लेवरेज है कि वो झुका सकता है अमेरिका को अपने यानी वो ये भी कह सकता है कि आप हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए, फिर अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो स्मार्ट बन के डोनाल्ड ट्रंप जो घूमते हैं, उनको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कतर कितनी हिम्मत दिखाता है। तो 2 रास्ते यहाँ पे कतर के पास हैं। या तो वो उस आइडियोलॉजी जिसकी हिमायत करने का उसका दावा है, यानी इख्वानुल मुस्लिमीन, उस आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हुए हमास को अपने पास रखे और अल्टरनेटिव सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे कि रिटेलिएशन जो है इजराइल के खिलाफ की जा सके, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे। दूसरा ऑप्शन उसके ये पास है कि वो और गुलामी में चला जाए और जिस तरह से अमेरिका के पैरों पे गिरा होता है ये सारे जो पर्सियन गल्फ कंट्रीज़ हैं, चाहे बहरीन है, यूएई है, सऊदी है, उसी के तरह से वो एक जस्ट अनदर ब्रिक इन द वॉल, जिसको पिंक फ्लॉयड ने कहा था जिस तरह से, वो अनदर ब्रिक इन द वॉल जो है वो बन के रह जाए। तो ज़ाहिर है कि अब बॉल जो है वो कतार के पाले में है और किसी और के पाले में नहीं है और अब ये देखना है कि कतार उस बॉल के साथ क्या करता है। क्या उसको हाथ से पकड़ के रेड कार्ड ले लेता है या उसको पैर से मार के गोल करने की कोशिश करता है। बॉल कतर के पाले में। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।